देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। 10 जून को पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही कामकाज भी शुरू हो गया। नए मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, पुराने मंत्री अपना पुराना कामकाज ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सत्ता की सियासत में चर्चा सबसे ज्यादा चाचा भतीजे की हो रही है। कैसे ये कि चर्चा दोस्ती के दावों के बीच कैसे पनप रही है मतभेदों की सियासत, आपको दिखाएंगे। पहले मौजूदा सियासत की ये एक झलक देखिए। मोदी 3.0 की गाड़ी चल पड़ी है। पीएम मोदी तो शपथ ग्रहण से पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। मंत्रियों को उनके विभाग मिले तो मंत्रियों ने भी काम शुरू कर दिया। जिन बड़े मंत्रियों के पुराने दफ्तर थे वो दोबारा अपने काम पर लौट आए। जिन बड़े मंत्रियों को नया मंत्रालय मिला है वो भी काम शुरू कर चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ठाकुर से लेकर ओवैसी तक, SC ST से लेकर युवा वर्ग, बुजुर्ग और महिला तक सभी मंत्री बने। सबने काम शुरू कर दिया है। लेकिन चाचा के कुनबे से बगावत करके सत्ता का साथ देने पहुंचे भतीजे का काम धाम शुरू नहीं हो सका। जिस सत्ता के लिए पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, जिस कुर्सी के लिए बगावत का नया किस्सा रच दिया, सत्ता के दरबार में जब वही ऊंची कुर्सी नहीं मिली तो जनाब महफिल से बाहर ही खड़े रहे। इधर चाचा हैं जो अब चुहल किए जा रहे हैं। करें भी क्यों ना, चुनावी परीक्षा में 80% कामयाबी जो पाई है। खूब हौसले से लड़े भतीजे बमुश्किल 25% कामयाब हुए। अब चाचा की बांछें खिली हुई। कभी भटकती आत्मा के ताने सुने थे, अब बदला ले रहे हैं। अब भतीजे के सुर भी बदले। जाने कितने दिनों के बाद बोली में अब चाचा निकला है। पार्टी की स्थापना दिवस का मौका क्या आया, चाचा की तारीफ में त्वमेव नेता चाचा तुम ही हो का पाठ करते नजर आए। इस नजदीकी से दिल्ली की कुर्सी पर क्या असर होगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फेविकोल के जोड़ वाली दोस्ती महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कैसी कुश्ती में बदलेगी, इस आशंका के बादल सियासत के आसमान में जरूर नजर आने लगे हैं। ऊपर से बेमौसम बारिश की उम्मीद लगाए बैठा विपक्ष बात बात पर ताने भर रहा है। मोदी से दोस्ती के नुकसान गिना रहा है। एनडीए के साथियों के अपमान की पुरानी दास्तान सुना रहा है। राजनीति का तापमान फिलहाल भले स्थिर नजर आ रहा हो, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कब असरकारी हो जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी है मजबूरी की, सत्ता की कुर्सी की, चाचा भतीजे की, सियासी दोस्ती की और मौका परस्ती की। आज तक ब्यूरो। क्या महाराष्ट्र के गलियारे से आ रहे सियासत के पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली की सत्ता के मौसम पर पड़ेगा? आज ये सवाल हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि केंद्र में एनसीपी अभी तक सत्ता में भागीदारी नहीं बन पाई। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव में लगी ठोकर के बाद भतीजे अजीत पवार के सुर बदले बदले से नजर आने लगे। अजीत पवार अब खुलकर शरद पवार की तारीफें करते दिख रहे हैं। तो इस बदले सुर के आगे की क्या कहानी है, इसी की चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र से दिल्ली तक की सियासत में चल रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्ती की ताकत ने मोदी 3.0 को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया, लेकिन सरकार का सफर शुरू भी नहीं हुआ और शिकवा शिकायतें शुरू हो गईं। पहले तो अजीत पवार की पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में मिल रही हिस्सेदारी को नाकाफी बताते हुए सरकार की गाड़ी में सवार होने से मना कर दिया। अब अजीत पवार ने पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार की इतनी तारीफें की हैं कि उसके तमाम मायने और मकसद निकाले जा रहे हैं। मैं पिछले 24 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इसकी स्थापना के बाद से इसके साथ बने हुए हैं। जून 2023 के बाद ये पहला मौका था जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की तारीफों के पुल बांधे। शरद पवार ने 25 साल पहले कांग्रेस की सोनिया गांधी की राष्ट्रीयता को लेकर एनसीपी की स्थापना की थी। मैं पार्टी का नेतृत्व करने और संगठन को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनका आभारी हूं।
हालांकि अजित पवार ने उसी मंच से यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी अब भी बीजेपी के साथ है और उसे इस दोस्ती के बदले बराबरी की कीमत से जरा भी कम कुछ भी मंजूर नहीं। हमने भाजपा को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट पोर्टफोलियो से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें अपने कई घटकों को कैबिनेट पद देने की जरूरत है। दरअसल तीसरी बार मोदी सरकार के गठन से पहले जब एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्रालय बांटने की बारी आई तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा तरजीह दक्षिण को दी। टीडीपी को बड़े मंत्रालय मिल गए, लेकिन महाराष्ट्र की 4 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीतने वाले अजित पवार की पार्टी को कैबिनेट पद नहीं दिया गया। सियासत के शतरंज पर कई बिसातें खेल चुके एनसीपी के नेता ने इस मौके का इस्तेमाल किया और बाजी पलटने के दांव खुले रख छोड़े। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। अजित पवार की पार्टी को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली तो इंडिया गठबंधन के दलों को तंज करने का मौका मिल गया। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। हमें बड़ा दुख लगता है कि जो पार्टी चाचा की पार्टी तोड़कर भतीजे ने बड़ा नाम कमाया, रोशन किया, ऐसा लग रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, उनके लोगों को न्याय मिलेगा। तो अब एक सीट पे क्या देंगे, देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। हालांकि दिल्ली की सरकार से दूर रहने के बावजूद अजित पवार बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनका समर्थन एनडीए के साथ है, क्योंकि इस दोस्ती की डोर का एक छोर भले ही दिल्ली तक पहुंचा हो, इसका बुनियादी सिरा महाराष्ट्र सदन में है, जहां अजित पवार बीजेपी की ताकत के साथ डिप्टी सीएम बने हुए हैं। इधर एक तीर से 2 शिकार करने में माहिर शरद पवार भले अपने भतीजे का नाम न लेते हों, लेकिन उनके निशाने पर मोदी अब भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक बार शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। अब शरद पवार ने कहा है कि देश की जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया। सरकार बनाते समय सभी आम लोगों की सहमति ली। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से मदद ली। ये सब मोदी की गारंटी कह रहे थे, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि वो इंडिया के साथ हैं। राजनीतिक दलों के रूप में एक दूसरे की आलोचना करें, लेकिन हम जागरूक हैं। उन्होंने मुझे भटकती आत्मा कहा। आत्मा सदैव रहती है, यह आत्मा कायम रहेगी और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शरद पवार की ये चेतावनी इसलिए भी कोरी नहीं कही जा सकती क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। बमुश्किल 2-3 महीने का समय बचा है। ऐसी सूरत में एक बार फिर बीजेपी से लेकर अजित पवार तक को उसी चुनावी अखाड़े में उतरना है जिसमें लोकसभा के दौरान इंडिया गठबंधन ने एनडीए को धूल चटा दी है और एनडीए को 14 सीटों का अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगियों को भले उचित भागीदारी नहीं मिलने पर असंतोष की खबरें आ रही हो, लेकिन मोदी सरकार में शिंदे गुट के सांसद गणपत राव जाधव को मंत्री बनाए गए। चौथी बार जीत कर आने वाले प्रताप राव सरकार में महाराष्ट्र के घटक दलों की भागीदारी पर क्या कहा, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, जरा सुनिए। शिवसेना से चार्ज लेते हुए हमारे साथ जाधव जी हैं। जाधव जी, पहले तो बताइए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपका नया चार्ज है मंत्रालय की तरफ से, आयुष भी आपके पास है इंडिपेंडेंट चार्ज और एमओएस आपको स्वास्थ्य भी दिया गया। ये देखिए कि अभी आज मैंने पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते मैंने आज पदभार यहाँ पर संभाला है और निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो 100 दिन का रोड मैप शुरू में बनाया है, वो रोड मैप के मुताबिक हमारे विभाग के हम क्या क्या कर सकते हैं, लोगों को अच्छी सेवाएं कैसे दे सकते हैं, इसका हम पूरा अध्ययन यहाँ पर अधिकारी लोगों के साथ बैठकें करेंगे और जो 100 दिन का रोड मैप है वो 100 दिन के पहले ही कैसा पूरा हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, महाराष्ट्र से आते हैं आप, एनसीपी की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है कि उनको अकोमोडेट नहीं किया अजित पवार फैक्शन। नहीं, ये देखिए अभी वो तो मैं बोलने वाला इतना बड़ा नेता ने तो एनसीपी वाले या कोई बड़ा नेता ही बताएंगे, लेकिन शिवसेना को जो हमें जो मंत्री पद मिला है, कल हमको इंडिपेंडेंट चार्ज आयुष का और स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य मंत्री करके दिया है, तो मैं भी खुश हूँ और हमारे सभी साथी, हमारे सांसद, हमारे नेता सभी ने मेरा ये
पोर्टफोलियो मिलने से उन्होंने बहुत बहुत मुझे भी अभिनंदन मेरा किया है और सभी लोग खुश हैं। विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल खड़े होते हैं कि एनडीए में सारे अलायंस पार्टनर्स को एकजुट नहीं लिया गया है, सबको एक जैसी जो है पद नहीं दिए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अभी विपक्ष अभी बहुत ही क्या नाराज है। उन्हें मालूम है कि पूरी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार इस देश में सरकार बनी है और उन्हें ये भी मालूम है कि उनके जो सांसद है, विधायक है, कहीं वो अपनी पार्टी छोड़ के एनडीए में शामिल ना हो, तो उनको रोक के रखने के लिए वो बार बार ऐसे ही करते हैं कि इनके अलायंस वाले नाराज है, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, मिड पोल हो जाएंगे, उसमें मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। ये सभी बातें अफवाहें थे वो फैला रहे हैं, पर निश्चित रूप से ये सरकार 5 साल चलेंगी और अच्छे काम करेंगी और देश का विकास भी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन कुमार के साथ मिलन शर्मा, आज तक। तो एनडीए में शामिल महाराष्ट्र के सहयोगी दल के ऐसे नेता जो मंत्री बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का उनको कोई शिकायत नहीं है, जबकि उन्हीं दलों के दूसरे नेता कैबिनेट में प्रतिनिधित्व को लेकर बयान दे रहे हैं। इसी बीच अजीत पवार ने जो कल शरद पवार की तारीफ की और शरद पवार ने भटकती आत्मा वाले प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया, इन सब के राजनीतिक मायने क्या है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले क्या नई खिचड़ी पक रही है, सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक इस वक्त जुड़ चुके। ऋतिक जी बिल्कुल, कल एनसीपी दोनों गुटों ने अपने अपने तरीके से अपना 25वां फाउंडेशन डे मनाया और इस कार्यक्रम में अजीत पवार भाषण करते वक्त शरद पवार की उनकी पार्टी के लिए क्या योगदान रहा है, उन्होंने कैसे पार्टी खड़ी की, ये बताते हुए थोड़े से भावुक होते दिखे। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें कही जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार के एनसीपी गुट को कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिला, जिसको लेकर अजीत पवार के ही गुट में जो आला नेता है प्रफुल्ल पटेल और उनके प्रदेश के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे, उनमें झगड़ा लगा हुआ है। इस बात को सिरे से नकारते हुए उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई भी झगड़ा हमारे पार्टी में नहीं है, हालांकि हम कैबिनेट चाहते हैं, हमें एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा था, तो हम अभी थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे। देखो तो महाराष्ट्र में अजीत पवार के एनसीपी भले मनचाही कुर्सी नहीं मिलने से सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन इससे सरकार की सेहत पर फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आता है, क्योंकि अल्पमत वाली बीजेपी को भले 4 सांसदों वाला एनसीपी जरूरी है, लेकिन सरकार को समर्थन अजीत पवार की भी मजबूरी है। वैसे असंतोष की बात एक बार निकली है तो महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़कर आने वाले एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी अपने हिस्से में कुछ कम मिलता दिखने लगा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नए नए मंत्री अपना प्रभार ले रहे हैं, लेकिन शिवसेना तोड़कर आने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आंखें एक कैबिनेट मंत्री भर के लिए तरस गई। महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी संभाल रहे एकनाथ शिंदे को भले बीजेपी के साथ अपना गठबंधन फेविकोल का मजबूत जोड़ नजर आता हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को दिल्ली की सत्ता में मिली भागीदारी उचित नहीं लगती। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। एक कैबिनेट पोस्ट चिराग पासवान खुद पा गए। जेडीएस के कुल 2 सांसद हैं। कुमारस्वामी कैबिनेट मंत्री बन गए। मांझी तो अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री बने हैं। शिंदे की शिवसेना कहती है कि उसके पास तो 7 सांसद हैं, फिर केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही क्यों, कैबिनेट मंत्री वाली पोस्ट क्यों नहीं? मुझे लगता था शिवसेना इंडिया का बहुत पुराना गठबंधन का साथी है, और जैसे कि शिवसेना पार्टी को राज्य मंत्री का मंत्री पद मिला है, तो कैबिनेट मंत्री अगर मिलता था तो जो मैसेज आगे वो अच्छा जा सकता था। जैसे कि चिराग पासवान इनके 5 संसद चुन के आए, उनको कैबिनेट मंत्री मिला है। कुमारस्वामी जी उनके 2 संसद चुन के आए, उनको कैबिनेट मंत्री मिला है। और जीवन मांझी जी, उनको एक ही संसद है, उनको कैबिनेट मंत्री मिला।